नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की जो भी अप्रोचेस हमने पिछली वीडियोस में पढ़ी है उन सबको यहाँ पर विथ टैक्स डिस्कस करेंगे। यानी हमने नेट इनकम अप्रोच पढ़ी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पढ़ी, ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी, मोदी ग्लानी एंड मिलर अप्रोच पढ़ी। ये चारों अप्रोचेस हमने विदाउट टैक्स डिस्कस करी थी। अब यही सारी अप्रोचेस हम विथ टैक्स डिस्कस करेंगे। आ रही है बात समझ में? यानी कि अगर टैक्स रेट का कंसिडरेशन हो तो फिर हमारा वैल्यूएशन किस तरीके से करा जाएगा। बहुत ही इजी एस्पेक्ट है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। यहाँ मैंने दोनों को साथ में ले लिया है क्योंकि दोनों का वैल्यूएशन पहले भी सेम टू सेम था और अभी भी सेम टू सेम है। यानी कि विथ टैक्स होने पर नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। देखिए फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ फर्म V इज इक्वल टू E प्लस डी। सेम फॉर्मूला है बेटा, कोई चेंजेस नहीं। इक्विटी की वैल्यू प्लस डेट की वैल्यू हमारे फर्म की वैल्यू कहलाएगी। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इक्विटी E इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला EAS डिवाइडेड बाय K। लेकिन जो वर्किंग कर रहे थे उसमें चेंज आएगा बेटा। पहले हम EBIT माइनस इंटरेस्ट को EAS कह रहे थे, लेकिन अब टैक्स रेट है तो यहां पर क्या फॉर्मूला होगा? EBIT माइनस I, ये हो गया EBT। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1 माइनस टी से तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा? EAT, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओवरऑल कॉस्ट KO, पहले हम वैल्यू कर रहे थे EBIT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। टैक्स का इंपैक्ट दे दीजिए 1 माइनस टी। यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में इस अप्रोच को कंक्लूड करूं तो जहां जहां आपकी इनकम का हिस्सा था वहां वहां आप 1 माइनस टी का इंपैक्ट ले लीजिए। आ रही है बात समझ में? जहां पर भी जैसे KO है तो EBIT अर्निंग है, उसे 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इक्विटी EAS निकालना था तो EAS में टैक्स का इंपैक्ट आप लीजिए। यानी कि सिंपल टैक्स का इंपैक्ट दे दीजिए, बाकी अप्रोच के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर? आ रही है बात समझ में? यानी NI और ट्रेडिशनल अप्रोच विद टैक्स आ जाएगी तो हम टैक्स को कंसिडर करते हुए वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट, नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड MM अप्रोच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। आइए, यहां अप्रोच ही बदल गई। पहले MM और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का कहना क्या था कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करने से आपके फर्म की वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। अब ये कह रहे हैं कि अगर टैक्स है तो फिर इंपैक्ट आएगा। क्या इंपैक्ट आएगा? भैया टैक्स है तो जिस फर्म में डेट है उसको डेट पे टैक्स एडवांटेज तो मिलेगा ही सही, क्योंकि उस पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो टैक्स डिडक्टिबल है, तो वो एडिशनल एडवांटेज यहां पर फर्म को मिलेगा। क्लियर? फिर से क्या बोला? MM अप्रोच और NOI अप्रोच का कहना है कि अगर टैक्स रेट का प्रेजेंस होता है तो उसकी वजह से हमारे फर्म की वैल्यू पर इंपैक्ट आएगा। और इन्होंने लॉजिक दिया कि भैया डेट टैक्स डिडक्टिबल है तो उस पर जो टैक्स एडवांटेज बनता है उतनी एडिशनल वैल्यू फर्म को यहाँ और मिलेगी। यहाँ वैल्यूएशन करने के लिए हम फर्म को 2 कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले यहाँ पर क्या कहा इस अप्रोच में विथ टैक्स, वो अपन डिस्कस करते हैं, फिर वैल्यूएशन देखेंगे। इफ वी इनकॉर्पोरेट टैक्सेस इन वैल्यूएशन ऑफ फर्म, obviously the firm having debt, that is levered firm, shall have greater value than the unlevered firm.
इनका मतलब अभी डिस्कस करेंगे। अनलीवर्ड फॉर्म और लीवर्ड फॉर्म क्या होता है। हम क्या कह रहे हैं, डेट जिसके पास में है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? बिकॉज डिबेंचर एंजॉयज टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट। डिबेंचर पर इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसलिए वैल्यू ज़्यादा होगी। आइए वैल्यूएशन देखते हैं। यहाँ सबसे पहले फर्म को दो कैटेगरी में बांट दिया, अनलीवर्ड फर्म और लीवर्ड फर्म। अनलीवर्ड फर्म उन फर्म्स को कहते हैं जिनके अंदर डेट का प्रेजेंस नहीं है, वाइल लीवर्ड फर्म उन फर्म को कहते हैं जिनके अंदर डेट का प्रेजेंस है। अनलीवर्ड फर्म जहां डेट नहीं है, लीवर्ड फर्म जहां पर डेट है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अनलीवर्ड फर्म की। अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? अनलीवर्ड फर्म का मतलब हो गया बेटा, इस फर्म के पास सिर्फ इक्विटी है, उसके अलावा और कहीं से भी पैसा नहीं है। तो यहां जो इक्विटी की वैल्यू होगी वही फर्म की वैल्यू होगी। क्लियर? आइए आप मुझे बताइए, आप नॉर्मल एनओआई अप्रोच में वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट कर रहे थे? ईबीआईटी अपॉन केओ से। बस इसमें टैक्स का इंपैक्ट देना है। ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय केओ, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म हो गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, केओ कहो या केई कहो एक ही बात है। केओ कहो या केई कहो एक ही बात है। क्यों भैया? अनलीवर्ड फर्म है, सिर्फ इक्विटी से पैसा आ रहा है, डेट तो है ही नहीं। तो जो इक्विटी की कॉस्ट है वही टोटल कॉस्ट है, जो इक्विटी की वैल्यू है वही टोटल वैल्यू ऑफ फर्म है। यानी कि वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय के या फिर क्यू। दूसरा मुद्दा, ईबीआईटी कहो या ईबीटी कहो एक ही बात है, क्योंकि डेट तो है ही नहीं, तो इसलिए इंटरेस्ट हमारे ऊपर चार्ज होगा ही नहीं। ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय क्यू हमारी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म है। अब लीवर्ड फर्म लगाओ कॉन्सेप्ट, जो फर्म लीवर्ड है उसे डेट का टैक्स बेनिफिट और मिलेगा, इसलिए उसकी वैल्यू एक्स्ट्रा होगी इन कंपैरिजन टू अनलीवर्ड फर्म। इसलिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, VL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस D इंटू टी, डेट का टैक्स एडवांटेज और ही नहीं मिलेगा। यानी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म का मतलब है बिजनेस को ऑपरेट करके इतनी वैल्यू तो मिलेगी सही, क्योंकि जिनके पास डेट नहीं है उनको भी इतनी वैल्यू मिल रही है। यानी बिजनेस करके हम इतनी वैल्यू अर्न कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंसिंग एस्पेक्ट डेट के प्रेजेंस ने हमें और वैल्यू एडिशन दिया। कितना वैल्यू एडिशन दिया भैया? जितना टैक्स का एडवांटेज हमें यहाँ पर मिलेगा उतने से हमारी वैल्यू एक्स्ट्रा हो जाएगी। डी डिवेंचर्स हैं और टी टैक्स रेट है। क्लियर? VL स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, VU स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। गॉट इट बेटा? कोई डाउट हो इसके अंदर तो बताइए। अब ये जो फर्म की वैल्यूज आई है इनके ब्रेकअप करते हैं। अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू जो है वही उसकी इक्विटी वैल्यू है, क्योंकि डेट नहीं है। जो केई है वही केओ है, लेकिन यहां डिफरेंस करना पड़ेगा। ये जो VL आया है ये फर्म की वैल्यू है, इसमें से अगर आप डेट की वैल्यू घटा दो तो आपके पास इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। कोई कहे यहाँ केई निकाल के बताओ, तो सेम फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी आफ्टर टैक्स करा 1 माइनस टी, डिवाइड कर दिया मैंने इसको इक्विटी से, तो मेरे पास क्या निकल करके आ जाएगा? केई। क्लियर? कोई डाउट बेटा इसके अंदर? आइए आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन, तो मैं सिर्फ इसको डिस्कस कर रहा हूं बेटा, ये आपको सॉल्व करना होगा पूरा, क्योंकि हम ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और बहुत क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। कंपनी A and B आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग रिस्क, except that A having issued 10% debenture of rupees 18 lakh while B has issued only equity shares। A के पास 10% डिबेंचर है 18 लाख के, और B के पास सिर्फ इक्विटी है।
यानी अगर मैं लीवर्ड और अनलीवर्ड कैटेगरी में बांटूं तो बी फॉर्म अनलीवर्ड फॉर्म है और ए फॉर्म लीवर्ड फॉर्म है. Both the company earned 20% before interest and tax on their total asset of 30 lakhs. ये भैया EBIT की वैल्यू हो गई 30 लाख का 20% मेरा EBIT हो गया 6 लाख रुपए. अज्यूम टैक्स रेट ऑफ 50%. अभी तक ये टैक्स रेट हमारे पास नहीं आती थी, अब हमें टैक्स रेट गिवन है. एंड कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 15%. हमारा केई जो है वो 15% है. फॉर एन ऑल इक्विटी कंपनी, ऑल इक्विटी कंपनी का केई है 15%. कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंपनीज ए एंड बी यूजिंग एनआई अप्रोच. एनआई अप्रोच के लिए हमें केई अवेलेबल होना चाहिए, वो केई हमें दे रखा है. सर ये तो सिर्फ अनलीवर्ड फॉर्म का दिया है. भैया केई तो कांस्टेंट होता है एनआई अप्रोच के अंदर, तो जो बी फॉर्म का है वही केई ए फॉर्म का भी होगा. क्लियर? गॉट इट? तो सबसे पहले इक्विटी की वैल्यू निकालेंगे, उसमें डेट की वैल्यू जोड़ेंगे, फॉर्म की वैल्यू आ जाएगी. कैसे निकालेंगे इक्विटी की वैल्यू? EBIT 6 लाख रुपए माइनस कर देंगे इंटरेस्ट 1,80,000 रुपए का, डिवाइड कर देंगे केई से अगर ये नॉर्मल अप्रोच होती तो, लेकिन विथ टैक्स है इसलिए 1 - T से मल्टीप्लाई और करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे केई से. ठीक है? एनओआई अप्रोच में थोड़ा सा अलग वैल्यूएशन होगा. पहले अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू निकलेगी, यानी फॉर्म बी की वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें डेट का टैक्स एडवांटेज और जोड़ देंगे. क्लियर? तो एग्जांपल नंबर 11 आप करिएगा. नेक्स्ट सिमिलरली एग्जांपल नंबर 12 है. यहां पर भी आप देखेंगे तो आपको सब कुछ अवेलेबल है. MM अप्रोच के हिसाब से आपको यहां पर वर्किंग करनी है. ये क्वेश्चन भी बेटा आपके लिए होमवर्क है. तो यहाँ हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है. लेवरेजेस भी आपके चैप्टर में इस मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है. लेवरेजेस अपन अलग से कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर बेटा हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है. क्लियर? वर्किंग कैपिटल लेवरेज और वहाँ पर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड है. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. हम इसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करेंगे ताकि वर्किंग कैपिटल के साथ हम उसे डायरेक्टली वहाँ पर लिंक कर सकें. आइए कुछ MCQ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ होमवर्क और है, तो वो आप यहाँ देखिए क्या क्या होमवर्क है. ये हमारे टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्वेश्चन है. ये क्वेश्चंस बेटा आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं. क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की आपको कंबाइंड इंफॉर्मेशन है. तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर होमवर्क है बेटा, तो आप इनको ट्राई कीजिएगा. ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं. आप एक बार ट्राई कीजिएगा. अगर कोई डाउट आते हैं तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनको और डिस्कस करेंगे, पर मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं आएगा. तो कंप्लीट कीजिएगा इन क्वेश्चंस को. मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में. थैंक यू वेरी मच.